कल आप लोगों को कल की कक्षा में क्या बताया गया था? वर्ण प्रत्याहार, जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है। ठीक, इसके साथ साथ वर्ण प्रत्याहार बताने के बाद संस्कृत वर्णमाला के आधार पर वर्णों को कुल कितने भागों में बांटा गया है और वर्ण प्रत्याहार, इन सभी को मिला करके 10 प्रश्नों की एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली को भी आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। ठीक, उसको भी आप लोगों ने हल किया। आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग जुड़ते हैं जिसका नाम क्या है? ये देखिए, वर्णोच्चारण स्थानांत। क्या लिखा है? वर्णोच्चारण स्थानांत, अर्थात वर्णों के उच्चारण स्थान। जैसा कि पिछली कक्षा में जब आप लोगों को माहेश्वर सूत्र पढ़ाया जा रहा था, तो माहेश्वर सूत्र कुल 14 सूत्र होते हैं, है ना? इसीलिए उसे चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। याद रखिएगा, माहेश्वर सूत्र का एक और नाम पड़ जाएगा क्या? चतुर्दश सूत्र, अर्थात 14 सूत्रों का संकलन। क्लियर हुआ? अब आइए ध्यान देते हैं, उन्हीं 14 सूत्र माहेश्वर, याद है ना सबको? एक बार बोल दिया जाए, आयुड़, ऋग, एकोंग, ऐऔच, ऐवरट, लट, यमगणनम, झवय, भड़दस, जबरदस, ख फ छ ठ थ, चटदव, कवय, ससर, हल। ये 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों में कुल कितने वर्ण आते हैं? बोलो, 42 वर्ण आते हैं ना? कितने वर्ण आते हैं? ये देखिए, 9 स्वर आते हैं। कितने? 9 स्वर आते हैं और 33 क्या आते हैं? व्यंजन। 33 और 9 कितने हुए? ये देखिए, 42 वर्ण आते हैं। क्लियर हुआ? अब ये 42 वर्ण मतलब ये 42 अक्षर मुख के किस भाग से निकलते हैं? क्योंकि मुख में बहुत से भाग हैं। भाग माने पार्ट। मुख में बहुत से पार्ट हैं, जैसे जीभ हुआ, दांत हुआ, होठ हुआ, और जीभ के ऊपर का जो स्थान है ताल हुई, है ना? जीभ के पीछे जो एक ललरी लटकती है उसे क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। और उसी मूर्धा के जस्ट नीचे ये देखिए कंठ अर्थात गला है। तो ऐसे बहुत से पार्ट है अपने मुंह में। तो ये जो 42 वर्ण हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जो वर्ण है इन हर एक वर्णों का अलग अलग उच्चारण स्थान है। कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनका उच्चारण स्थान अलग अलग है, तो कुछ सेम भी है। आइए इस प्रकार से हम समझते हैं कि क ख ग घ अंग, अर्थात क से लेकर के ज्ञ तक, अ से लेकर के औ तक के जितने भी वर्ण हैं वे मुख के कहां से निकलते हैं। आप समझ में आया? उच्चारण स्थान का मतलब ही क्या है बताइए? उच्चारण स्थान माने बोलने का स्थान, कहां से वह वर्ण निकलता है। अब समझ में आया? अब आइए देखते हैं पहला, या इसके पहले देख लेते हैं ये वर्णों के उच्चारण स्थान। देखिए, इसके बारे में कुछ लिखा गया है। देखिए, लिखा है, क्या लिखा है कि वर्णों का उच्चारण करते समय माने वर्णों को बोलते समय, वर्णों को बोलते समय। देखिए, लिखा है, वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ, क्या? जीभ जानते नहीं? क्या है ये? जीभ है। तो कह रहे हैं कि वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ किसी न किसी स्थान को, मुख के किसी न किसी स्थान को क्या करती है? देखिए, लिखा है स्पर्श माने टच करती है, छूती है। अब बताया जा रहा है कि इन्हीं स्थानों को क्या कहा जाता है? उच्चारण। माने कहा जा रहा है कि हमारी जीभ किसी न किसी मुख के स्थान को स्पर्श करती है। जिन मुख के स्थानों को स्पर्श करती है उन्हीं स्थान को उच्चारण स्थान कहा जाता है। अब समझ में आया? अब देखिए आगे लिखा है कि व्याकरण के, ये देखिए एक हेडिंग पढ़ा कि व्याकरण के मुख्य सूत्र के माध्यम से वर्णों के उच्चारण स्थान को समझने का तरीका। माने महर्षि पाणिनि जो थे, कौन थे बताइए? महर्षि पाणिनि कौन थे? बताओ। हाँ, यही जानना केवल मंद बुद्धि के बालक थे।
महर्षि पाणि जो थे वे महर्षि हैं, वे महान धन ऋषि बराबर महर्षि अर्थात महान ऋषि कहलाए वे, और उन्होंने ही माहेश्वर सूत्रों को लिखा था, ध्यान दिया। और उसी माहेश्वर सूत्र के आधार पर एक महान व्याकरण शास्त्र अर्थात अष्टाध्यायी की रचना किए थे। इतना समझ में आया? इसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसा सूत्र बनाया, एक एक लाइन का एक ऐसा सूत्र बनाया जिसके आधार पर कुछ वर्णों को उन्होंने कलेक्ट करके रखा जिन्हें हम याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। आइए मैं आपको बताता हूँ। पहला देखिए क्या लिखा है कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। क्या लिखा है? दो बार पढ़िए। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। क्या लिखा है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अब ये अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है क्या, इसे हम समझते हैं। आखिर अकुह विसर्जनीया नाम कंठ क्या है? तो देखिए लिखा है, ये अ लिखा है। क्या लिखा है? अ लिखा है। तो अ का मतलब भैया हो गया अ का मतलब क्या हो गया? अ हो गया। इतना समझ में आया? और देखिए जो कु लिखा है, कु का मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर कु लिखा है तो कु का मतलब आप समझ, एक दिन मैंने आपको बताया था कु चू टू तू कु, याद है ना? ये क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग का मैटर है। अगर कु कह दिया गया तो समझ लीजिए क वर्ग, कु माने याद रखिएगा एक एक शब्द, बहुत सी चीजें इसमें आपको जानकारी है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोई नया नवेला तो है नहीं, ये पुराना है, लेकिन ऐसे कहते कहते देखिएगा या आपके सुनते सुनते कुछ ऐसे भी वर्ण, कुछ ऐसे भी वाक्य निकलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि आपको वो नया लगेगा। ठीक है? जैसे आप सुने क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग, इसके आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। इन्हीं 25 वर्णों को कौन सा व्यंजन कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अभी आपको जब हम प्रयत्न पढ़ाएंगे, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, उस ये अगले इसके बाद वही टॉपिक चलेगा, प्रयत्न। ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी मैटर आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं। जीवन की गाड़ी में आपको हमेशा यह काम आने वाले मैटर हैं, ये समझ लीजिएगा। वर्ण प्रत्याहार चाहे हो, चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे अनुस्वार हो, चाहे विसर्ग हो, और चाहे ये उच्चारण स्थान हो, संस्कृत लेवल पर, संस्कृत भाषा के आधार पर आप छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो ये उच्चारण स्थान से कोई न कोई प्रश्न आएगा और समझ लीजिए आपको जीवंत करके जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक समझने का आप प्रयास कीजिए। ठीक है? तो देखिए मैंने आपको बताया था एक दिन क वर्ग च वर्ग ट वर्ग और बोलो प वर्ग ना। तो आज इसी को शॉर्टकट में बता रहे हैं, कु चू टू टू और पू। क्लियर? तो कु का मतलब हो जाएगा क्या? बोलो क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग। क्लियर हुआ नहीं? कु का मतलब कु का मतलब क वर्ग, सूरज ध्यान देना, कु का मतलब क वर्ग और क वर्ग का मतलब क्या हो गया? क ख ग घ। इतना समझ में आया? बहुत ही सरल है, ध्यान से सुनते जाइए बस। कु का मतलब क वर्ग और क वर्ग का मतलब क ख ग घ। अगर कहीं कु लिखा रहे व्याकरण शास्त्र के आधार पर तब आप कु का मतलब तुरंत समझ जाएंगे क्या? क ख ग घ क वर्ग। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए हमें मिल गया अ का मतलब हम अ लिख लिए, समझ में आया? उसके बाद कु का मतलब अब लिखेंगे क ख ग घ अंग। और ये देखिए आगे क्या लिखा है? ह। ये देखिए ह लिख लिए। उसके बाद ये विसर्ग लिखा है। तो विसर्ग को हम जानते हैं दो बिंदी से प्रदर्शित करते हैं अक्षर के आगे, और यह ह का बोध कराता है। तो अब गिन लीजिए अ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग, ये सब कहाँ से निकलते हैं? कहाँ से निकलते हैं? मुख के किस भाग से निकलते हैं? कंठ से। कंठ का मतलब क्या होता है? गला होता
होता है, कंठ का मतलब क्या होता है, गला होता है। अब आप एक बात ध्यान से सुनिए और महान ऋषि पाणिनि के बारे में कुछ सेकंड के लिए सोचिएगा कि अगर हम पहले अपने बारे में समझ लेते हैं, हम पढ़ें अ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग कंठ से निकलता है, यही हम याद करें। अ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग कंठ से निकलता है। अ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग ये कंठ से निकलता है। हमें याद हो गया? याद हो गया ना? चलिए ठीक। अब आइए दूसरा पर, अभी मैं बताता हूँ, अभी इस पे आ जाते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं जो लिखा है ईचुए सानाम ताल। क्या लिखा है? ईचुए सानाम ताल लिखा है। क्लियर? तो ई का मतलब क्या हो गया? ई। अब यहाँ पे देखिए केवल छोटी ई लिखा है, तो ये मत सोचिएगा बड़ी ई कहीं और से निकलेगी। तो ई चाहे हो, चाहे छोटी ई चाहे बड़ी ई, दोनों का उच्चारण स्थान एक ही रहेगा। ठीक है? अब देखिए ई हो गया। अब चू का मतलब आप जानते ही हैं, एक यहाँ पे चू का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? चवर्ग। और चवर्ग का मतलब च छ ज झ और यहाँ। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखिए हम लिख लिए ई और चू का मतलब च छ ज झ और यहाँ। अब यहाँ देखिए आगे क्या लिखा है? य। क्या लिखा है? य। हम य भी लिख लिए। उसके बाद कर रहे हैं सा। सा माने स, नाम माने ये सभी नाम कहां से निकलते हैं? तालु से। अब ध्यान दीजिएगा, विकट समस्या अब बन रही है, क्योंकि हमने पहले याद किया था क्या? अ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग कहां से निकलता है? कहां से निकलता है? अब हम फिर याद करेंगे ई च छ ज झ इ य और बड़का स कहां से निकलता है? तालु से। अब यही हम याद करेंगे, अ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग कंठ से निकलता है। ई च छ ज झ इ य बड़ा स, ये सब कहाँ निकलते हैं? अब इसमें देखिए कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुना 16 वर्ण हो गया। हम कैसे याद करेंगे? ई च छ ज झ इ य और बड़ा स ये सब तालु से निकलते हैं। अ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग ये सब कंठ से निकलते हैं। ऐसे थोड़ी ना याद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। याद करने वाला व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता, याद करे। लेकिन महर्षि पाणिनि ने एक नया फॉर्मूला बताया। आप बोले कि उतने दूर तुम मत जाओ, अ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग कंठ से निकल, नहीं, उन्होंने एक शॉर्टकट तरीका अपनाया, एक शॉर्टकट सूत्र बनाया और उस सूत्र का नाम पड़ गया अकु विसर्जनीय नाम कंठ। बस ये याद करे रह, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ईचुए सानाम ताल। और जैसे ही लिखा है ईचुए सानाम ताल, ई का मतलब ई चाहे छोटकी चाहे बड़की मझिलकी होवे नहीं कर, है ना? ई होई क्या? च ई और चू माने च छ ज झ इ और ई चू, फिर उसके बाद य रहा, य लिख दिया। और शा नाम माने जो स बड़ा स है, ई चू या शा नाम ताल। तो इतना अगर हम याद कर लेंगे, केवल यही ध्यान देना, महर्षि पाणिनि ने जो सस्तहवा चीज बनाया, सूत्रवा जो बनाया, इसको अगर याद कर लेंगे तो बहुत देर तक माइंडवा में टिका रहेगा। अगर ई च छ ज झ ई च छ ज झ इ य स और वही में कंफ्यूजिया ये स कौन सा बड़ा सा जगह छोटा मोटा सा मार दिया, नुकसान का युवा बोलो। लेकिन अगर हम ये सूत्र याद करे रहेंगे, अकु विसर्जनीय नाम कंठा ईचुए सानाम ताल, लपालप याद रहे। बोला याद रहे ना? अब भूलत ना जा यही बिना सूत्र पे ज्यादा ध्यान द, और ये सब ढर्रा मत याद कर। ये मैं आपको केवल बताने का प्रयास किया हूँ। अगर सूत्र पे रहेंगे तो कभी भूलने वाले नहीं रहेंगे। बोला सूत्र पे आधारित। जैसे गांव देहात में आजकल देखा शादी बहुत तेज पड़ता, हर जगह शादी बा, हर जगह छेना मिलता। छेना छोड़ा, जब शादी ब्याह में देखा दुआर चार होई लगत है, दुल्हा आवत है, मंडपे में बैठा, दुआर चार दुआर पूजा होता है ना, और वही बगले कुल मजे के मेहरारू कुल घेर लेते, घेर रहे ना, मजे के मेहरारू घेर। और उनमें कुछ लड़कियां भी होती हैं, कुछ अधेड़ महिलाएं होती हैं, कुछ वृद्ध महिलाएं होती हैं नहीं, सब लोग वहां पे झुंड रहता है। लेकिन उसमें से बहुत कम ही लोगों को आता है गाने वाला गीत, जो मांगलिक गीत उस समय चलता है द्वार पूजा में, वो कुछ ही महिलाओं को आता है। नई नवेली जो महिलाएं हुई होती हैं या जो नई नवेली लड़कियां होती हैं, उनको तो कुछ नहीं आता। लेकिन वो जो ट्रेंडवा होता है कहने का, वो जो कहने का स्टाइल होता है, जो एक दिन बताया गया था, है ना, जो स्टाइल होता है, उसी स्टाइल, उसी ध्वनि, उसी स्वर में, वो भी उसी में
जुड़ती चली जाती है। और ये और नकल मारने भारत तेज है ना। एक बार अगर वो महिलाएं रिपीट करना चाही तो लपालप बोला चालू कर दी। जैसे हम कह दिया अकु विसर्जनीय नाम कंठा, ओकरे आगे तू बोला तो वह एक बार कहबे ना कहबे तब याद हो जाएगा। पहले कहेंगे पहले से जी एक बार आप कह दीजिए, एक बार जहाँ कहें दोहराए जहाँ तब लपालप कहे चालू कर दिया, एकदम सेम टू सेम। वैसे यहाँ पर भी है, क्या है कि अकु विसर्जनीय नाम कंठा, एक बार इसे याद कर लेंगे, ये आपका ट्रेंड बन जाएगा, फिर आप कभी भूलने वाले नहीं होंगे। आपको याद हो जाएगा अ क ख ग घ, देखा अ कु माने क ख ग घ और ह और तथा विसर्ग, ये सब कहाँ निकलते हैं? कंठ। अब आइए जल्दी से हम आपको बताते हैं कंठ से निकलता कैसे है। अब आप ध्यान से कहिए कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। अब यहीं पे थोड़ा अंगुली रख दीजिए, अब कहिए समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए बोध किया जा रहा है, यहाँ से आवाज आ रही है, आ रही नहीं आ रही है? आ रहा है नहीं आ रहा है? ईमानदारी से बताना, आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं? तो अब देखिए ये लिखा है ना कि आपको भी सही। अब देखिए अ कहे कहो विसर्ग विसर्ग ऐसे नहीं कहेंगे ना, कहेंगे नहीं कहेंगे। तो इसी के आधार पर देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये अकु विसर्जनीय नाम कंठा के आधार पर अ क ख ग घ अंग ह विसर्ग कहाँ से निकला? से। अब क्लियर हुआ नहीं हुआ? आ जाएगा सबको? अब आइए आगे बढ़ते हैं। ईचू या सानाम ताल, देखिए ई चू माने च छ ज झ य और बड़ा स, ये सब कहाँ निकलते हैं? ये देखिए जिह्वा के ऊपर का स्थान होता है। कहाँ का स्थान होता है? जिह्वा के ऊपर का स्थान होता है। ईचू या सानाम ताल, ये जो भी अक्षर आते हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कह दिया ई, कहिए ई। जब हम ई कह रहे हैं तो जिह्वा जो जीभ है अपनी, ये जीभ देखिए अपने जड़ से उठ करके ऊपर की तरफ भाग रही है। भाग रही नहीं, पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन पहुंचने का अथक प्रयास कर रही है। और उसी के बगल में जैसे ही हमने कहा च, कहो च, जैसे ही कहे च छ ज झ य श, ये देखो सब जिह्वा ऊपर जाने का प्रयास कर रही। किसे छूना चाहती है? ताल को छूना चाहती है। इसलिए यहाँ पे ई च छ ज झ य और बड़ा सा कहाँ से निकला? समझ में आया? अब आइए देखते हैं ऋतु साणाम मूर्धा, क्या लिखा है? ऋतु साणाम मूर्धा। ये देखिए री माने री, इसी वाला री, तू का मतलब समझिए ट ठ ड ढ ड़, और ये र और ये मोटा सा खटकोर वाला सा, ये सब कहाँ से निकला? मूर्धा से। अब आप कहिए री ट, जैसे ही कहें अब ध्यान से अब अगर आप कहेंगे, आप कहिए भी मत, केवल कहो ट, अपने मन में केवल समझो। जीभ मुड़ गई नहीं मुड़ गई? मुड़ गया। जीभ मुड़ी, आप बोले नहीं, आप बोल दो ट, कहो ट। जैसे ट कहे जीभ जो ऐसे थी ये ऐसे हो गई नहीं हो गई? इसके कहने का क्या मतलब है? ये जिह्वा जो है वो ललरिया जो लटका तो क्या छुआ चाहता, पकड़ के नोच ले अगर चाहे तो। ट कहो ट, ठ ड ध ड़, ये जो कह रहे हैं हम, ये ध्यान से समझिएगा। ये जो मुख का एक भाग है मूर्धा, वहां पर हमारी जिह्वा जाने के लिए प्रयासरत है। ठीक है, तो ये सब कहाँ से निकला? री ट ठ ड ड र और स, ये सब कहाँ से निकला? मूर्धा से। क्लियर हुआ नहीं? आगे देखिए लिखा है लृतुल सानाम दंता। लरी माने लरी, लरी क्या है? हाँ शाबाश, लरी क्या है? क्या कहा था? हलंत है, हरस स्वर, हरस स्वर, शाबाश, ह्रस्व होता है, ह्रस्व स्वर, हरस स्वर। लरी, ठीक, लरी। और तू का मतलब तू तो देश जानता, देश जानता, और देश में हम लोग भी हैं। तो तू का मतलब त थ द द न ल, और ये छोटा सा
कहाँ से निकला? दंत से। अब आप लोग कहो त, कहो त। जैसे ही हमने कहा त, जीव देखिए जो पलट करके मूर्धा की तरफ जा रही थी, अब दौड़ करके अपने दांत को पाने का प्रयास कर रही है। जीव कहो त, ध, द, ध, न। क्लियर हुआ नहीं? ल, जब हम कर रहे हैं ल, आप पहले कहो त, कहिए त, फिर कहिए ल। जब त कर रहे हैं तो जीभ पकड़ ले रही है दांत को, लेकिन जब ल कर रहे हैं तो जीभ पकड़ नहीं पा रही है, लेकिन दांत को पकड़ने का प्रयास कर रही है। तो लृतुल सानाम दंता। ये देखिए लरी, त, थ, द, ध, न, ल और ये छोटा स कहां से निकला? दांत से, दंत से निकला। क्लियर हुआ नहीं? अब आप अपने मन में कोई भी वर्ण ले लीजिए जितना आपको बताया गया, चाहे वो कहा जाए तो विसर्जनीयानाम कंठ, इचुएसानाम ताल, ऋतुसानाम मूर्धा, ऋतुसानाम दंता, ये चार का है। आप बोलिए मत, कोई भी अक्षर लीजिए अपने मन में और उसे बोलने का प्रयास कीजिए। देखिए वहां तक आपकी जीवा पहुंच रही नहीं पहुंच रही, कोई भी मतलब मुख का कोई भाग स्पर्श कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे आप मान लीजिए यही ले लीजिए, यह ले लीजिए, यह। जब हम यह कर रहे हैं यह, तो जिह्वा देखिए नीचे नहीं जा रही, ऊपर ही जाने का प्रयास कर रही है। जब हम कहेंगे द कहो, द दवात वाला द। जब अब कहो मत, केवल अपने मन में रखो। आप बोल भी नहीं पा रहे तब तक जीभ दांत की तरफ पहुंच जा रही है। ट केवल मन में बोलने का प्रयास करो, जीभ को ऐसे रहने दो और ट कह लो। जीभ को आप ऐसे ही रहने दीजिए और ट कह लीजिए, नहीं हो पाएगा ना? आप बाहर तो बोल ही नहीं सकते, अंदर भी नहीं बोल पाते हैं। यह है कमाल। राहुल समझ में आ रहा है? अब आइए देखते हैं उपपद्मानीयानाम ओष्ठव। क्या लिखा है? उपपद्मानीयानाम ओष्ठव। इसमें देखिए बताया जा रहा है ऊ का मतलब उल्लू वाला ऊ है, उल्लू। इधर देखो, ऊ का मतलब ऊ और पू का मतलब प, फ, ब, भ, म। ये सब कहां से निकलते हैं? ओष्ठ का मतलब क्या होता है? अब देखा ये बड़ा मजेदार पॉइंट बा, ओष्ठ। आप कहिए प, जीभ का देखिए कहीं काम लगा? नहीं सर। कहो प, ह, ब, भ, म। क्लियर? अब आप बोलिए मत और प कहिए अपने मन में, कहो। यह है कमाल, है ही नहीं? इतने आश्चर्य की बात है, हम बोल नहीं के केवल बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं, तब पर भी ये होठ हिल रहे हैं। हिल रहे नहीं होठ? आप बोलिए मत, केवल कहने का प्रयास करो मन में, और बिना इसके सहारे प आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना? तो प, फ, ब, भ, म ये कहाँ निकल रहे हैं? एक पकड़ ला, अब प नहीं बोल पाएंगे कि बोल लेंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो ये उपपद्मानीयानाम क्या हो गया? ओष्ठव। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो लाल पेन से लिखा गया है उपविसर्जनीयानाम कंठ, इचुएसानाम ताल, ऋतुसानाम मूर्धा, ऋतुसानाम, ये आप लोग याद कर लेंगे? याद कर लेंगे ना? देखिए याद करना आपको पड़ेगा। अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो आपको याद करना पड़ेगा। समझ में आए नहीं? और इसके साथ साथ केवल इसी को याद करने से काम नहीं चलेगा, इसको समझना भी है। उपविसर्जनीयानाम कंठ माने होता क्या है, अ माने अ, माने क, ख, ग, घ, अंग, ह, विसर्ग माने ये बिंदी, ये सब कहाँ निकला? अगर कोई पूछ दे कंठ माने का, कंठ का कहेंगे? गला। गला कहाँ है? हाँ, चलिए अब देखिए अगला, यम मंगलानाम नासिका च। क्या लिखा है? यम मंगलानाम नासिका च, यम अंगड़ न। ये देखिए पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर, हर एक वर्ग का पांचवा अक्षर। ये नासिका बोले तो नाक से भी बोध कराया जाता है। नासिका बोले तो ये क्या है? नाक है ना? अब आप दिमाग लगाइएगा। अभी आपने कहा क, ख, ग, घ, अंग कहाँ से निकलता है? गले से ना? अब आप यहाँ हाथ रखिए, यहाँ हाथ रखिए, रखो। ए लड़की ऐसे करो,
अब आप कहिए अंग, अंग, अंग मत कहे, अंगा ना ही होता है, कहो बोलते ना, समझा था कुछ की ना? एक मतलब का हो, ये अंगा जो है ये गला और नाक दोनों से आ रहा है, ध्यान देना। यह मंगलाना नासिका च माने ये म एक एक क्रम वाइज कहता, क्रम वाइज कहता अंगा और अड़ न म, ये सब नासिका। अब कहिए न और न, यूं लगाएगा, यूं अथवा लगाएगा, इसका करंट लगत रहा यार, जैसे फोनवा लगाएगा पहले ऐसे कहा न। अच्छा यहाँ यहाँ ना बोला जाए और केवल यहीं से कहा न न न न न, धीरे से यहाँ रखे ना, धीरे से कर न न, तब देखा यहाँ से निकल बोले पहले ना का पहले गला, पहले गला तब ना, यहर कटवा जियत रहा, यहर काटले तो का कटहल जीव बोला, समझ में आया? तो ये पांचों अक्षर कहाँ से निकले? आशा है समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना? अब आगे देखिए लिखा है क्या, वकारस्य दंतोष्ठम। ये देखा बड़ा मजेदार टॉपिक बा, वकारस्य दंतोष्ठम। ये क्या है? वकील वाला व जवन बा ये अकेला ही निकलत है, एकरे आगे पीछे क्या बनाएगा? आगे नाथ ना पीछे पगहा, है ना? ये वह कहाँ जाएगा? रहा ना है, ये जो वह है ये अकेला ही निकलता है। अब वकारो वकारस्य दंतोष्ठ, ये जो वह है, ये जो वह है वह मुख के एक भाग से ना दो भाग से, तीन चार भाई रहत हैं, घरे बुआ हुआ आई गई और कोनो सामान लेके आए मिठाई उठाई, तो उनमें तीन चार भाइयों में एक भैया खोई कट रहा थे रच के, कहते हम एक ही ना ले है ना? ये वह खुरहा लड़का बा है, ध्यान दे, वह ये बहुत खतरनाक बा है। ये वह जो है ये कहा था हम एक जगह से निकलवा निकल, हमारे निकल हम दो जगह से कहते हमारे यह घर है, हम दोनों वरिस गोड़ रख के निकल, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो वह है, वह का उच्चारण स्थान दांत और होठ दोनों है। कैसे? अब कहा वह, कहो वह, देखा या वह होठ हुआ, रीचा समझ आ रहा? वह और जीविया कहाँ जाता? वह कह रहे नहीं, वकारो दंत ओष्ठ। अब समझ में आ रहा है? जीभ देखो दांत की तरफ पहुंच नहीं पा रही है, वो लेकिन जीभिया गप से कहता वो उलिया जाता आगे एकदम वो। अब समझ में आया? तो हाँ, अब देखिए आगे परीक्षा में यह प्रश्न आता है, बहुत ज्यादा आता है कि वह का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप क्या बताएंगे? वह का उच्चारण स्थान क्या है? अब देखिए लिखा है ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो माने ए और ऐ, ए और का बड़का भईवा ऐ, ध्यान दिए, ये छोटा लहुरा हवा, ये जेठ हवा, ए और ऐ ये दोनों एहने दोनों कहें जब तू अकेला है, हमने दोनों भाई है दुई जगह से निकला, काहे कहाँ कंठ और ताल, काहे बोल के दिखावा, बोलता ए, देखा यहाँ पहले ए, ये देखा छनक आवा देखना है ए, और जब कहे ए तो जीविया देखा ऊपरा भागता ए आए, जीविया ऊपरा भागता, दूसर के तल्ला पहुंचे चाहता, तालू की तरफ टच करता ए आए, तो कहे कंठ और ताल। यहाँ से देखा सब आईएमपी क्वेश्चन चालू होगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आवत है, कंफ्यूज हो जावा, याद करे रहा हुआ का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ। अब ई मत याद करा हुआ का उच्चारण स्थान दंत और यही खाली लगाड़े रहा बा वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य माने व और दंतोष्ठ माने दांत और होठ। क्लियर हुआ नहीं? यस सर। आगे देखिए लिखा है ओ दौतो कंठ तालु, तो कहा है ओ और आओ, ए नहुस में कंठ और होठ से निकली, ओ दौतो कंठोष्ठम। अब कहा ओ, देखा जा ओ, क्या देखा ओ, एक बंद कर जाओ। अब कहा ओ बोल ही नहीं पा रहे हैं कि बोल रहे हैं, तो ये होठ हो गया, ये होठ हो गया, और यहाँ देखा
ओ, ये देखा ये झंझना तक ना है। ओ आओ, तो ये कंठ और होठ से निकल गया। समझ में आया? अब देखिए आगे, जीवा मूल्य से जीवा मूलम, ये थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये जो क है और ये जो ख है, आपको भी समझिएगा, जो क ख है ये जीव की जड़ से भी निकलता है। जीव की जड़ में जीविया निचोमा, जब कहा क तो जीविया देखा अंदरवा एकदम बैठ जाता है। जैसे जीटी रोडवा पे ब्रेकर रहा था, बैठा रहा था, वो उठा था, बल्कि गाड़ी जब वो पे चढ़ा था तो पूरे उड़ गया। ब्रेकर वैसे बैठा रहे, गाड़ी वैसे जाए, ऐसे जाए ना जाए, तो ये ब्रेकर है। क और ख, ये ख है जीव की जड़ से। और ये जो अनुस्वार है, यही देखा भैया, ये बिंदिया तो पकड़े रहा, कंठ से निकला रहा, और ये बिंदिया जो अकेला ही रही, कहे भैया कि नाक से निकले। अंक की मात्रा कहाँ से होता है? ले रहती झंझना ही है, नाक साफ हुई है, साफ हुई, जो कुल रहे और कुल साफ हुई है। तो ये जो क्या अनुस्वार, क्लियर हुआ? ये आपका वर्ण उच्चारण स्थान हुआ। हाँ, समझ में आया नहीं? ये देखिए, बहुत अच्छे से हाँ, इसको याद कर लीजिएगा। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इचुएशानाम ताल, ऋतुषाणाम मूर्धा, ऋतुषाणाम दंता, उपपन्मानीयानाम कोष्ठ, यमंगलानाम नासिका च, वकारस्य दंतोष्ठम, एदैतो कंठतालु, कोदतो कंठोष्ठम, जीवा मूल्य से जीवा मूलम, नासिकानुस्वारस्य। समझ में आया? आज ये आपका टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसे ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लीजिएगा। जब आप लोगों का टेस्ट होगा तो यह भी परीक्षा में आपके 2-3 क्वेश्चन जो हैं रखे जाएंगे। इसको अच्छी तरह से आप लोग रिपीट कीजिएगा। कल की क्लास में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा, जिसका नाम है क्या? बोलो, प्रयत्न। क्या है? प्रयत्न। ध्यान देना, अच्छे लोग इसमें घन चक्कर हो जाते हैं प्रयत्न में, लेकिन कल की टॉपिक जो ये चलेगी, पूरा उम्मीद रहेगा कि पहली बार और अंतिम बार समझ करके पढ़िएगा। मतलब पहली बार ही पढ़ेंगे, लेकिन हमें पूरा आना चाहिए। ठीक है? तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।